नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सिंड्रोम पे जो काफ़ी दिन से चर्चा में है। देखिए, नाम मैं बाद में बताता हूँ, पहले हम इस सब्जेक्ट को शुरू करते हैं। देखिए, जब भी कोई शोधकर्ता, वैज्ञानिक, रिसर्चर किसी भी स्तनधारी यानी मैमल्स पे रिसर्च करता है यानी स्तनधारी पे, तो वो हमेशा चूहों का प्रयोग करते हैं। और चूहों में भी सफ़ेद चूहे यानी वाइट रैट, जिनको वाइट रैट्स, इनको वैसे आपको अल्बिनो रैट्स भी बोलते हैं। अब देखिए, वैज्ञानिक चूहों पे ही क्यों प्रयोग करते हैं किसी भी स्तनधारी जीव पे रिसर्च करने के लिए। देखिए, पहली बात, चूहों, ये जो वाइट चूहे हैं, ये इनका जनरेशन पीरियड 21 डेज का है। यानी 21 डेज में इनकी नई पीढ़ी फिर से शुरू हो जाती है कि इनकी मादा जो है 21 दिन बाद अगली पीढ़ी को फिर से जन्म देने के लिए तैयार है। और 21 दिन इनकी जनरेशन पीरियड बहुत कम है, तो इनसे हम बार बार बच्चे पैदा करवा के जनरेशन तैयार करवा लेते हैं। और दूसरा है ईज़ी टू हैंडल। देखिए, किसी स्तनधारी पे रिसर्च करने के लिए अगर हम किसी बड़े जीव पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या होगा। एक तो उसको हैंडल करना मुश्किल है, हो सकता है वो कोई आप पे अटैक कर दे, अग्रेशन में आ जाए। लेकिन चूहों के मामले में ये बड़ा आसान पड़ता है कि इनको हैंडल करना भी बहुत आसान होता है। और तीसरी इसकी एक और वजह है, वो है नो वॉमिट। यानी ये जो वाइट रैट्स हैं, इनको जो दवाई पिला दी सो पिला दी। इनके जो वॉमिट का ब्रेन का पार्ट है, वॉमिट वाला, वो कभी एक्टिवेट ही नहीं होता। और ये दवाई खा के उसको कभी अपनी मर्जी से या बिना मर्जी से बाहर नहीं निकाल सकते। जो खाई गई सो खाई गई है, और उस पर जो उसका रिज़ल्ट जो भी आएगा वो फिर आता ही है, क्योंकि दवाई तो बाहर निकाल नहीं सकते। 1953 में दो रिसर्चर्स थे, जेम्स ओल्ड एंड पीटर मिलनर। इन दोनों ने स्तनधारी जीवों पे एक एक्सपेरिमेंट, शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया, जिसमें एक्सपेरिमेंट ये होना था कि स्तनधारी जीव के ब्रेन का कौन सा पार्ट जब उत्तेजित होता है तो मेल अपने फीमेल साथी को और फीमेल अपनी मेल साथी को के पास जाने के लिए तैयार होता है। यानी उसमें उत्तेजना या एक्साइटमेंट कब पैदा होती है, ऐसा पार्ट जिसको स्टिम्युलेट किया जाए। तो वैज्ञानिक ये पता लगाना चाहते थे कि ब्रेन के अंदर वो कौन सा पार्ट है। तो उन्होंने क्या किया कि काफ़ी सारे चूहे लिए। अब चूहा मैं बनाता हूँ ऐसे, मान लो ये चूहा है, और उनके सिर के ऊपर ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, जो बाहर से कंट्रोल्ड करंट के लिए बाहर से कंट्रोल थे। उनका कंट्रोल एक लीवर में था, जिसको दबाने पे उनके ब्रेन के अंदर जिस जगह पे वो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है
वो स्टिमुलेशन करेगा, तो वैज्ञानिक ये पता लगाना चाहते थे कि उस पार्ट में जब स्टिमुलेशन होगा तो चूहे के ब्रेन में ऐसा क्या पैदा होगा, उत्पन्न होगा, जिससे हम ये पता लगाएं कि उसी का जो बिहेवियर है ह्यूमन पे कैसा असर डालता है। तो उन्होंने बहुत सारे चूहे लिए, उनके ब्रेन के अंदर जगह जगह पे, डिफरेंट जगह जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और एक लीवर लगा दिया दबाने के लिए। तो चूहा जाके लीवर दबाता था और कंट्रोल्ड करंट उनके ब्रेन में उस इलेक्ट्रोड के द्वारा भेजा जाता था और वो उसका पार्ट उत्तेजित होता था। तो वैज्ञानिकों ने कुछ दिन में देखा कि जिन चूहों पे एक ख़ास जगह पे एक इलेक्ट्रोड लगा है, वो बार बार जाके इस लीवर को दबा रहे थे, और कुछ चूहे तो 2000 बार से ज़्यादा, एक दिन में 2000 बार से ज़्यादा उस लीवर को दबा रहे थे। तो जब वैज्ञानिकों ने उनके ब्रेन मैपिंग की, उनके ब्रेन का परीक्षण किया, तो पाया कि जैसे ही वो ख़ास चूहे जिनके एक ख़ास जगह पे वो इलेक्ट्रोड लगा था, वो जैसे ही लीवर को दबाते थे तो उनके ब्रेन के अंदर वो एरिया स्टिमुलेट होता था जहाँ पे डोपामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर पैदा होता है। तो जैसे ही वो लीवर को दबाते थे, डोपामिन मिलती थी और वो कुछ देर आनंद लेते थे। इवन के उन्होंने अपने साथी चूहों या चूहियों को, यानी ऑपोजिट जेंडर को भी देखना बंद कर दिया, खाना पीना तक भी छोड़ दिया। सिर्फ और एक ही काम था कि बार बार जाके उस लीवर को दबाना। अब साथियों, होता क्या है, जब बार बार हम डोपामिन रिसीव करते हैं, ब्रेन जब बार बार डोपामिन प्रोड्यूस करता है तो हमें उसकी लत लग जाती है। होना तो ये चाहिए था कि ये जो डोपामिन हमें मिलता है, ये किसी रिवार्ड के कारण मिलता। आपको किसी खास अचीवमेंट के लिए, कोई साइंटिस्ट है तो उसने खास अचीवमेंट किया, किसी ने एग्ज़ाम में टॉप किया, तब डोपामिन निकलना चाहिए था। लेकिन हमने उसको एक लत लगा ली कि वो चूहे जो थे बार बार बिना कुछ किए, बिना कुछ रिवार्ड लिए, बार बार लीवर को दबाए जा रहे थे और डोपामिन रिसीव किए जा रहे थे। अब ये 1953 वाली जो रिसर्च थी, वो किताबों में बंद पड़ी रह गई और उस पर किसी ने भी कभी कोई ध्यान नहीं किया कि ऐसी बढ़िया रिसर्च और किसी ने छेड़ी तक नहीं। तो अब आता है साल 2000। अब 2000 में एक साइंस की दुनिया में एक अवतार पैदा होता है और उस अवतार का नाम है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग जो था, उसने बहुत सारे वर्ल्ड के वैज्ञानिक इकट्ठे किए, पैसा लगाया। उसने कहा कि आप इंसानों पे कोई ऐसी शोध करो जिसमें ये पता लगाया जाए कि इंसान को कोई भी लत कैसे लगाई जा सकती है। अब वो रिसर्च, जब वो सारे वर्ल्ड के टॉप जो साइंटिस्ट थे वो इकट्ठे हुए, डॉक्टर्स इकट्ठे हुए, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास तो एक शोध ऑलरेडी हुई पड़ी है। और तब उन्होंने वही शोध जो थी जेम्स होल्ट और पीटर मिलर वाली जो शोध थी वो उठाई और उन्होंने उस शोध में आपस में सलाह की और मार्क जुकरबर्ग ने चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ मीटिंग्स करके उनको एक सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए बोला, एप्लीकेशंस तैयार करने के लिए बोला कि जिन एप्लीकेशन से
इंसानों को लत लगाई जाए तो। अब आता है साल 2004। 2004 में मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक लॉन्च किया। अब फेसबुक के आने से लोग सोशल मीडिया पे एक्टिवेट हो गए और सारा दिन फेसबुक पे वीडियोस डालते, कमेंट डालते, अपनी पोस्टें डालते और ब्रेन को डोपामिन देते। लेकिन यहीं पे बात ख़त्म नहीं हुई। अभी उसके बाद आता है साल 2010 और इंस्टा आता है। इंस्टा के आते ही रील्स युग शुरू होता है। अब हुआ क्या, लोगों ने उन रील्स को देखा, रील्स देखते, डोपामिन लेते, बाकी काम सभी छोड़ दिए और रील्स देख देख के डोपामिन रिलीज़ करते रहे। देखिए, मुझे डोपामिन रिलीज़ करने से कोई भी परहेज़ नहीं है, ना मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। होना तो ये चाहिए था कि आप बहुत अच्छा काम करते और तब डोपामिन आपको रिवार्ड के रूप में मिलता, लेकिन आपने उस डोपामिन को बिना कोई अचीवमेंट के, बिना कोई काम किए डोपामिन को ख़राब करना शुरू कर दिया। डोपामिन के बारे में बात करते हैं। डोपामिन जो है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन है जो हमें किसी भी रिवार्ड को प्राप्त करने से प्राप्त होता है, मिलता है। अब होना क्या था कि किसी प्लेयर ने कोई प्रैक्टिस की, बहुत बढ़िया, उसका रिज़ल्ट जब वो अपनी मैच या गेम जीता या रेस जीता, या कोई रेसलर था, उसने किसी को कुश्ती में चित किया, तब उसको मिलना चाहिए था, क्योंकि डोपामिन एक रिवार्ड हार्मोन है। ये जो हार्मोन है वो रिवार्ड मिलने पे ही रिलीज होना चाहिए और होता भी है। तो मैंने जैसे बताया कि मुझे डोपामिन पे कोई एतराज़ नहीं है। डोपामिन मिलना चाहिए था कि किसी एथलीट को, किसी स्टूडेंट को, किसी साइंटिस्ट को, किसी डॉक्टर को, किसी रेसलर को, जब वो कोई भी ऐसा काम करता जिससे उसे रिवार्ड मिला है। लेकिन यहाँ हम रील्स देख देख के अपना डोपामिन ख़राब कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि डोपामिन हमारे ब्रेन के अंदर, एक तो ब्रेन के अंदर रिलीज़ होता है और दूसरा हमारे इस पोर्शन में, पेट वाले पोर्शन में भी रिलीज़ होता है। लेकिन डोपामिन जो ब्रेन में रिलीज़ होता है, हम उसी को यूज़ कर सकते हैं। जो स्टमक वाला है, पेट वाला, उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ब्रेन और बॉडी के अंदर एक ब्रेन ब्लड बैरियर नाम का एक बैरियर है, जिससे वो फिल्टर करके, या वहाँ पे एक सेंसर लगा है, एक ड्यूटी गेट लगा है, जिससे कोई भी अवांछित जो चीज़ है वो ब्रेन में नहीं जा सकती। तो जो डोपामिन हमें स्टमक में दिया जाता है वो कभी ब्रेन में नहीं पहुंचता। और जब डोपामिन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर्स भी डायरेक्ट डोपामिन नहीं लगाते, वो एल डोपामिन देते हैं, क्योंकि एल डोपामिन ब्लड ब्रेन बैरियर में रुकता नहीं है, वो ब्रेन को जाके सीधा मिल जाता है। जी, चलिए वहीं पे आते हैं जहाँ पे मैंने रील्स का जिक्र किया था।
देखिए होता क्या, अब जो भी आपके चाहे बच्चे हैं वो बेशक हैप्पी चूहे बने हुए हैं, वो मैं उनको बच्चे नहीं बोलता, उसमें बुज़ुर्ग भी आ सकते हैं, बड़े भी आ सकते हैं, और कोई लेडीज़ भी होती हैं कई बार। तो बार बार हमेशा रील्स पे ही ध्यान करती हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि आसपास क्या हो रहा है, उनको और किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ रील में ही चल रहा है। तो अब होता क्या, मान लो आपका बच्चा है, आप देख रहे हैं कि ये सारा दिन रील्स देखता है, आप क्या करोगे? आप एक दिन आके उसका मोबाइल छीन लोगे, और जब आप उसका मोबाइल छीनोगे बात तब शुरू होगी। असली गेम तब शुरू होगी जब आप उसका डोपामिन बंद कर दोगे। अब होगा क्या कि मान लो उसका डोपामिन लेवल रील्स देख देख के यहाँ तक चल रहा था, और आपने उसका मोबाइल छीन लिया, तो होगा क्या, ये लेवल एकदम नीचे डिक्रीज़ करेगा और ये यहाँ पे एकदम से नीचे आ जाएगा। अब यहीं से डिसऑर्डर शुरू होता है। सबसे पहले वो एंग्जाइटी, सबसे पहले एंग्जाइटी शुरू होगी। एंग्जाइटी, अब उसको क्या होगा, उसको आप डोपामिन दे नहीं रहे, वो डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में चला गया। अब एंग्जाइटी से ऊपर एक और स्थिति पैदा होगी जिसको हम बोलते हैं फोमो। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब उसको आप फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करने देते या फ़ोन साइड पे रखवा लेते हो, आपने देखा होगा कि कई लोग फ़ोन सामने पड़ा होगा, बार बार फ़ोन को उठा के देखते हैं, फिर रख देते हैं, फिर देखते हैं। इसी को फोमो बोलते हैं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको लगता है कि शायद कोई चीज़ ऐसी थी जो हमसे रह गई है, चूक गई है, जिसको हम मिस कर रहे हैं, और वो इसीलिए वो बार बार उस फ़ोन को देखते हैं या उसकी तरफ ध्यान करते हैं, और उनको उनकी जो ये एंग्जाइटी वाली कंडीशन थी ये और सीरियस होती जाती है। फोमो, फोमो में क्या होता है, जब लोग काम कोई और कर रहे थे, काम कोई और ध्यान कहीं और, या बार बार किसी अपने फ़ोन को बार बार देख रहे थे, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट भी अभी कंट्रोल में आ सकता है। इसके बाद एक और बीमारी, एक और डिसऑर्डर शुरू होने वाला है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और आजकल उसकी चर्चा बहुत सारे मल्टीमीडिया चैनल्स पे हो रही है। तो हम आज फोमो पे बंद करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम उसके बारे में भी बात करेंगे, जो एक बहुत गंभीर समस्या को हम जन्म दे चुके हैं। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपने डोपामिन यानी रिवार्ड हार्मोन को बर्बाद मत कीजिए। होना तो ये चाहिए था कि आप कोई बुक पढ़ते, अच्छी बुक, पार्क में टहलने जाते, मेडिटेशन करते, खेलते, अपनी मनपसंद की कोई गेम खेलते, एथलेटिक्स करते, एक्सरसाइज करते, और फिर कोई अचीवमेंट करते, तब आप डोपामिन रिलीज़ करते जो आपको खुशी देता। लेकिन आप लोग रील्स दबा दबा के अपने डोपामिन को बर्बाद कर रहे हो, और आप फोमो में एंटर कर रहे हो। आप सावधान होइए, बचिए इन चीज़ों से।
अपने बच्चों से अगर मोबाइल फ़ोन लेना है तो धीरे धीरे हटाइए, ना कि एकदम से छीन लीजिए। अगली डिसऑर्डर्स के बारे में अभी हम बाद में बात करते हैं।